चलो ये है PT7 और इसका सोल्यूशन हम लोग आज कर रहे हैं। जो नीट का पेपर चल रहा है आप लोग का क्लास 12 का पार्ट 2 है ना। इसके बारे में हम लोग को देखना है आज क्या क्या कैसे कैसे आया था। पेपर आसान साइड ही था, अभी मैंने जल्दी जल्दी देखा। आई होप आपने अच्छा किया होगा। देखो अब मैच करते हैं क्या किया था। सबसे पहला प्रॉब्लम है और इसमें बोला गया है ये करंट डेंसिटी का प्रॉब्लम। बेसिकली ओम्स लॉ को जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो ये फॉर्मूला आता है J इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ V। रो J है करंट डेंसिटी, रो है रेजिस्टिविटी या चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, और V आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया इतना? ओके तो ये पहला ही सवाल है, पहला ही ऑप्शन होगा आपका, ये याद होना चाहिए था। इसमें डायरेक्ट इसको डिराइव नहीं करेंगे हम लोग। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि एक अननोन रजिस्टर है R और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, एक 6 ओम का रजिस्टर है, इसके थ्रू एक 1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो यहां से टोटल 2 आया था। टोटल 2 में अगर यहाँ 1 गया था तो बाकी इसमें और आर में इन दोनों को मिला के 1 गया होगा। तो टोटल 2 था, एक में 1 जाएगा तो दूसरे में भी क्या जाएगा, 1 ही जाएगा। और जब दोनों में 1 1 जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। यानी कि 12 और आर का जो पैरेलल होगा, 12R/12 प्लस आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस 6 के ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों में करंट बराबर है। तो दोनों की रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 2R इज इक्वल टू 12 प्लस आर, या R इज इक्वल टू 12 ओम। इसमें और कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है किरचॉफ करंट लॉ का। आपको केवल करंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि कैसे कैसे होंगे। तो यहां से आया 12 एम्पियर, ठीक है, और इधर जा रहा है 4, तो जो रिमेनिंग बचा 8 वो तो कुछ ऐसा नीचे की ओर आएगा। अब ये 8 एम्पियर इधर की ओर आया, इधर। अब सोचो इधर से जो 4 आया वो तो 4 निकल गया, इसमें कोई करंट आया ही नहीं, जीरो है। तो ये जो 8 आया यही तो यहाँ से वापस जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब अगली बात क्या है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है और इसमें n साइड्स हैं, है ना? और इन सब की रेजिस्टेंसेस R दे रखी है। हमें बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब क्या है, कोई एक n साइड का पॉलीगन है, अब पता नहीं कितने साइड का है, और इनके दो जो आसपास के वर्टिसेस है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। एक तो R है और बाकी जितने बनेंगे वो क्या होंगे, पता नहीं कितना साइड है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आपने एक निकाल लिया तो बचा कितना, n-1 इंटू आर। क्लियर है? अब ये n-1 इंटू आर और ये r, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दो चीजें जो पैरेलल में होती हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस क्या होता है, R2। ये बताओ R1 की वैल्यू कितना है, R, R2 किसके इक्वल है, n-1 इंटू आर। भाई R1 प्लस R2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस तो R ही है। ठीक है, सॉरी NR होगा ना, R1 R2 भाई R1 प्लस R2, इसको इसको ऐड करोगे तो NR आएगा। यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, n-1 R डिवाइड बाई क्या होगा, n हो जाएगा। n-1 R डिवाइड बाई क्या होगा, n हो जाएगा। ये है आपका प्रॉब्लम, कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप एक है n, एक NR का पूरा साइड था, हमने एक निकाला R और बचा क्या, n-1 इंटू आर, इन दोनों का पैरेलल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि एक करंट दिया हुआ है, एक सर्किट एलिमेंट है, ओपन सर्किट का पार्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ये अर्थिंग है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल अपना कितना होगा, जीरो। और जब हम स्विच एस को क्लोज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे अर्थिंग से इसको ज्वाइन करते हैं, तो बताना है करंट सोन इन द फिगर इज, करंट पासेस थ्रू द स्विच एस। यहाँ पे एस यानी कि इस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट निकालने के लिए मुझे रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल पता हो जाता तो काम हो जाता। मान लो उसका पोटेंशियल एक्स है, अब कैसे निकालें, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तुम ऐसे समझ लो कि इधर से इधर भी करंट गया, इधर भी गया, इधर भी गया, किरचॉफ लॉ लगाएंगे और इन तीनों करंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो x-20, x-20 बाई, यहां से यहां के बीच की रेजिस्टेंस कितना है, 8। ये पहला करंट हो गया I1, दूसरा I2 लिखते हैं, प्लस x-0 बाई टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बीच टू टर्मिनल्स इज 5, प्लस x-10 अपॉन नीचे इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3। और ये किसके इक्वल होना चाहिए था, जीरो के इक्वल होना चाहिए था। क्लियर है? अब देखो इसे सॉल्व करके पहले x निकालते हैं। x जब आप निकालोगे तो 8, 5 और 3, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं 120 ले लूं, 120 से सारे कैंसिल होंगे, तो अगर आप 120 लेते हो तो ये आ जाएगा 15
x माइनस 20 प्लस और 120 डिवाइडेड बाई 5 ये आएगा 24 x माइनस 0 तो 0 को छोड़ देते हैं ऐसे x प्लस ये आ जाएगा 40 x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो ये कितना होगा 15x प्लस 24x प्लस 40x 40 प्लस 24 64 और ये आ जाएगा 79x माइनस 15 इंटू 2 300 माइनस 400 इक्वल टू क्या होगा 0 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 700 बाई 79। ये x का मतलब होगा ये यहाँ का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, ये वोल्ट में आएगा। अब ये बताइए हमें इसमें करंट बताना था। करंट I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस x ही है अपॉन नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5, मतलब 700 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 5। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 140 बाई 79। ठीक है, एम्पियर ऐसा कुछ आंसर आएगा 140 बाई 79 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान से देखो ऐसा कुछ है नहीं, जीरो तो नहीं होगा, 3 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। ये देखो ये 70 होता तो 2 एम्पियर आता, 79 है इसका मतलब आंसर इज लेस देन 2 एम्पियर और लेस देन 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा 1.77। क्लियर है, तो कई बार आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे भी आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखो एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें अमीटर लगाया हुआ है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें इस अमीटर की रीडिंग बतानी है। अमीटर का रीडिंग का मतलब इस 6 ओम में कितना करंट जा रहा है यही बताना है। ऐसे समझिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/3 एम्पियर। बस खत्म, 5/3 एम्पियर, पहला ही आंसर था, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप पोटेंशियल पता था, रेजिस्टेंस पता था, सारा काम हो गया। प्रॉब्लम नंबर 7, हमारे पास बहुत सारे बल्ब है और इनका पावर P है, वोल्टेज V है और जब इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल कंज्यूम पावर है 20 वॉट और इन्हीं को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये है 2000 वॉट। तो कितने नंबर ऑफ बल्ब हैं यही आपको बताना है। मान लो कि बल्ब N है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से। पैरेलल में पावर ऐड होती है, सीरीज में 1/P 1/P1 प्लस 1/P2 हो जाता है। तो जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पहले मान लो कि एक 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 की पावर है P, इक्विवेलेंट पावर जो हम सीरीज की बात करेंगे ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई N। ठीक है, और जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा N टाइम्स ऑफ P। P डिवाइड बाई N की वैल्यू है 20, ध्यान से देखो ये दिया हुआ है। NP की वैल्यू जानते हो कितना दे रखा है 2000, तो यहां से तुम P की पहले वैल्यू निकाल लो, ये आएगा 20 टाइम्स ऑफ N और यहां से N इंटू P की जगह 20 टाइम्स ऑफ N लिख सकते हैं, इक्वल टू आएगा 2000। यहां से 20 से 20 कैंसिल करो, N स्क्वायर इक्वल टू 100, N किसके इक्वल हो जाएगा N हो जाएगा 10 के इक्वल। ठीक है, और नंबर ऑफ आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ बल्ब ही पूछा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10। डायरेक्ट आपको याद होना था इक्विवेलेंट पावर क्या होता है सीरीज में और पैरेलल में, और उसी को सॉल्व करके आंसर बता देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बोला गया कि करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है 4I और उसके कोरेस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, और जब 3I होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बस इतनी सी बात पूछी गई। एक बात मुझे बताओ, करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है NEAVD, ये तो आप जानते हो। यहाँ पर कंडक्टर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, एरिया भी सेम होगा। इट मींस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, है ना। अब हम क्या करें, पहले करंट हमारे पास क्या है, ऐसे समझिए I बाई VD, ये तो कांस्टेंट है ना, I1 बाई VD1 इज इक्वल टू I2 बाई क्या होगा VD2, कुछ ऐसा हो जाएगा। I1 है 4I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD इक्वल टू I2 किसके इक्वल है, I2 इज 3I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है VD डैश, यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो I से I कैंसिल कर दो, VD डैश इज इक्वल टू क्या होगा 3VD बाई 4। VD डैश किसके इक्वल होगा 3VD/4, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा थर्ड बन जाएगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था I इक्वल टू NEAVD, क्या करना था I इक्वल टू NEAVD। ठीक है, चलो सिमिलर फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का एक रिलेशन है। आपको पता है मोबिलिटी क्या होती है, किसी भी चार्ज की मोबिलिटी डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, ये एसआई यूनिट है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 वोल्ट पर मीटर, इसको कैंसिल करो, ये कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, एसआई यूनिट में निकालना है तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कौन सा बन जाएगा, सेकंड। सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, करंट और टाइम का ग्राफ दिया है और आपसे पूछा है कि एवरेज करंट क्या होता है। किसी इंटरवल में एवरेज करंट निकालने का तरीका होता है कि टोटल उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और डिवाइड बाई टोटल कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और चार्ज फ्लो निकालने का तरीका सिंपल है, आप इसकी एरिया निकालो करंट टाइम ग्राफ की। तो सबसे पहले इसकी एरिया निकालते हैं, ये 4 है, 4 इंटू 8 क्या ये 32 हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। इसका एरिया आएगा 8 हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी 8 और इसका भी 8। प्रॉब्लम ये कि जब चार्ज फ्लो की बात करते हैं तो ये वाला 8 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कितना एरिया, टोटल चार्ज फ्लो इज इक्वल टू ये एरिया 8 प्लस 32, अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 8 प्लस 32 प्लस 8, और ये जो वापस अपोजिट डायरेक्शन में चला है उसको -8 कर दोगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 40 कूलम, यानी टोटल 10 सेकंड में जो चार्ज गया है वो 40 कूलम गया है। और मुझे एवरेज करंट बताना है, एवरेज करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाई टाइम, चार्ज फ्लोन इज 40 बाई टाइम कितना है 10, क्या ये 4 एम्पियर की वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर की, कोई इशू तो नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि एक गैल्वेनोमीटर है और उसको हमें वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है। देखो गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, उसमें बहुत कम करंट जाता है और मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज में बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, और इसी को हम इस, अब ये अरेंजमेंट बन गया वोल्ट मीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक लार्ज सीरीज रजिस्टर यूज किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सीरीज होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल ये गलत है, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि लो होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो सीरीज में हम ज्यादा रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद गैल्वेनोमीटर। अगर पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हो तो अमीटर बन जाता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसे शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक कंडक्टर दिया है, इसमें 4 कूलम चार्ज है और वो लेफ्ट से राइट जाता है, ठीक है। और -2 कूलम चार्ज है जो कि राइट से लेफ्ट जाता है। इसका मतलब क्या है, जब पॉजिटिव चार्ज इधर चला करंट उधर है, नेगेटिव चार्ज इधर चला करंट उसके उल्टा है, तो क्या दोनों करंट एक डायरेक्शन में ऐड ही होंगे, दोनों करंट क्या होंगे ऐड होंगे, कन्वेंशन दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए आसानी से ये मान लेते हैं कि 4 कूलम गया लेफ्ट से राइट और 2 कूलम भी किधर गया, लेफ्ट से राइट गया, तो टोटल मैं मान लेता हूँ 6 कूलम गया, ठीक है। दोनों की करंट ऐड हो रही है तो इफेक्टिव चार्ज है 6 और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 एम्पियर। तो 6 डिवाइड बाई 2 चार्ज बाई टाइम कितना करंट आएगा, ये आ जाएगा 3 एम्पियर, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है कि एक कोई सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी इनर और आउटर रेडियस आपको गिवन है। इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है 2r, लेंथ l है और इसका रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई एरिया। एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, पाई r2 स्क्वायर माइनस क्या होगा r1 स्क्वायर, बस आप कुछ करना ही नहीं है। रो एल बाई पाई r2 की जगह कितना है 2r स्क्वायर और माइनस क्या होगा r स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे रो एल बाई 3 पाई r स्क्वायर, बस रो एल बाई 3 पाई r स्क्वायर, ये आपका प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है r इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी तक तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्या प्रॉब्लम है, एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है आपको और इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है उस कॉइल की 10 ओम, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 0.1 एम्पियर की करंट देता है। मैक्सिमम करंट उस गैल्वेनोमीटर से 0.1 एम्पियर जा सकता है। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस बताना है, तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर व्हिच कैन रीड मैक्सिमम ऑफ 10 एम्पियर करंट। देखिए क्या करना होगा, एक गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पैरेलल में एक रजिस्टर लगाते हैं जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को शंटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से करंट आई अगर आता है तो इस गैल्वेनोमीटर में आईजी जाता है, और जो बचा हुआ करंट है आई माइनस आईजी वो शंट में जाता है, और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल हम बराबर कर देते हैं। एक फॉर्मूला बनता है आईजी इंटू जी, आईजी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू क्या होगा एस, एस फॉर शंट रेजिस्टेंस, एस फॉर क्या होता है
शंट रेजिस्टेंस। अब बताओ आईजी की वैल्यू क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आईजी इज 10, सॉरी आईजी की वैल्यू है 0.1 और जी की वैल्यू है 10 इक्वल टू आई माइनस आईजी। टोटल करंट है 10 माइनस ऑफ 0.1, क्या ये 9.9 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय शंट रेजिस्टेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक, शंट आपको क्या करना है, निकालना है। शंट निकालने का क्या तरीका होगा, एस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10 इंटू 0.1 बाई 9.9, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10 बाई 99 ओम। कितना आएगा 10 बाई 99 ओम। ये है आपके लिए पूरा पूरा रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है इसमें बोला गया है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये हमको भी पता है, और हम लोग को निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल मिला के अल्फा निकालना है। एक बात बताओ, एक ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अल्फा इज इक्वल टू, देखो अल्फा इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही है अल्फा। अल्फा अब चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, कहां से कहां होगा, 10 ओम से 15 ओम हो गया, इसका मतलब 5 ओम का चेंज हुआ है, पहले कितना था 10 था, और टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है 0 टू 200, 0 टू 200, इसको 200 कर लेंगे और यूनिट आएगी पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1 बाई 400 पर डिग्री सेल्सियस। ये है आपका अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। ओहो, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो, आइडियल मीटर का 0 और आइडियल वोल्टमीटर का कितना हो जाता है इंफिनिटी, क्या ही बताया जाए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब लोग सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडियल बैटरी है और ये कुछ वर्क करता है, करंट है और कुछ टाइम दे रखा है, ईएमएफ बताना है। एक बात बताओ, वर्क डन बाई बैटरी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर इनटू ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ निकालना होगा, ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाई बैटरी बाई चार्ज। वर्क डन बाई बैटरी कितना है, वर्क डन बाई बैटरी है 540, और चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। करंट है 2 और टाइम है 3 मिनट है, तो उसको 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बताओ 183 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 3/2 वोल्ट। आंसर कितना होगा, 3/2 वोल्ट। बेसिक फॉर्मूला वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज को निकालने के लिए मैंने करंट इनटू टाइम कर दिया है बस। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो एक मैच द कॉलम है, इसमें बहुत एक सर्किट है, उसके बारे में बहुत सारा डेटा इसमें दिया है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। अभी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये बताओ, ये 7 है ये 5 है, ये सीरीज में है, 7 5 जब सीरीज में है तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12, और 12 और 4 किस में है, पैरेलल में, तो इसका पहले पूरा रेजिस्टेंस निकालो। तो 4 पैरेलल है 12 के, आंसर कितना होगा, 4 इंटू 12/4 + 12, ये हो जाएगा 16, और आंसर कितना आएगा 3 ओम। इसका पूरा तो 3 ओम हो गया, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। इस सर्किट में करंट कितनी होगी जो बैटरी से निकलेगी, ये है बैटरी का वोल्टेज 10 अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस 5, ये किसके इक्वल आएगा 2 एम्पियर। ध्यान से सुनना, ये 2 एम्पियर यहाँ गया इसमें, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो पार्ट में, उसके बाद फिर से मिला और फिर इसमें जाएगा, जो ए वन में जाएगा वो तो 2 एम्पियर जाएगा। रीडिंग ऑफ ए वन बताना था, रीडिंग ऑफ ए वन 2 एम्पियर है, मतलब कि ए का क्या बनेगा, आर बनेगा, ए का आर, और फिर ए टू की रीडिंग यहाँ पे करंट डिवाइड करना पड़ेगा, वो 2 से तो कम आएगा, कितना आएगा नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस एम एन। देखो पहले हम चेक कर लेंगे, ए का आर बना है, ए का पी है, ए का एस है, ए का क्यू है, ए का आर है, बस एक ही जगह है, यानी पहला ही सही है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो करंट डिवाइड करके, तो तभी हम एक भी ऑप्शन निकाल के आंसर को सही कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है कि किरचॉफ लॉ है, इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंडिकेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये बात तो सही है भाई, कंजर्वेटिव फील्ड के पूरे एक क्लोज पाथ का वर्डन क्या होता है, जीरो, ये डेफिनेशन है, यही प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो इसमें एक पूरी क्लोज लूप का वर्कडन जीरो होगा। वर्कडन होता है चार्ज इनटू, वर्कडन का मतलब जीरो होने का मतलब है टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज तो जीरो है नहीं,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो, जो कि किरचॉफ लॉ है। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है तभी ये लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव में ये नहीं लगता। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ओके, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ, हाँ ये भी बात सही है। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो मतलब केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, किसी भी पाथ से जाएं। ये कंजर्वेटिव फील्ड की ही प्रॉपर्टी है, तो ये उसी से रिलेटेड है और ये भी सही है। और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों एक ही बात है, सिंक्रोनाइज्ड है। तो ऐसे केसेस में जो बेस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है आपका। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट भी कर रहे हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा गया है कि एक व्हीटस्टोन टाइप सर्किट है, बीच में एक वोल्टमीटर लगाया गया है और इस वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी गई है। ठीक है, ओके, तो अब ऐसा करते हैं, इस वोल्टमीटर को एक बार के लिए मान लो कि नहीं है, एक बार के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं है। यहाँ से 2 एम्पियर आया और इधर है 4, ये है 16 और यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 4। ठीक है, कुछ ऐसा है, ये है 4, ये है 16 और ये है 16 और इधर क्या है 4। तो ये ऐसा सोचो कि ऊपर नीचे दोनों ओवरऑल रेजिस्टेंस तो बराबर है, 2 एम्पियर की करंट आई है तो इसमें 1 एम्पियर जाएगा और इसमें भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब सुनो, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस दोनों पॉइंट्स के बीच का। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लूं, ऐसा एज्यूम कर लो कि जीरो है, तो इसमें 4 वोल्ट कम हो जाएगा, तो ये कितना होगा, -4 वोल्ट माइनस आई आर, और इसमें कितना हो जाएगा, -16 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर मैंने लगाया। अगर यहाँ फोर्स 4 है तो यहाँ 16 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, मैग्नीट्यूड 16 माइनस 4, ये किसके इक्वल होगा, 12 वोल्ट के बराबर होगा। और एक और बात है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा नहीं, तो आप कहीं का 0 10 कुछ भी मान के सॉल्व करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा और ये 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत इसमें भी नहीं था कुछ खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक थ्योरम मिल गया। देखो, एक कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी। अब हम इस कॉइल को ब्रेक करके एक पतली एन टर्न्स का बहुत सारा कॉइल बना लेते हैं। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है पहले से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई या एन आई बाई 2 आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और रेडियस भी कम होता है तो रेडियस आर बाई एन हो जाता है। ये एन और एन मिल करके ये छोटे वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ये एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी नॉट हो जाता है पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि एन तो एक नंबर ऑफ टर्न्स आएगा और एक रेडियस भी एन टाइम्स कम हो जाएगी। ओवरऑल आंसर एन स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये मैं रिकमेंड करूंगा, याद रखिएगा, क्लासरूम के जितने बच्चे होंगे आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नो फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज। चार्ज पर फोर्स कब लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, आप ऐसे पढ़े हो, क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। चार्ज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, चार्ज को चलना चाहिए और एंगल 0 या 180 नहीं होना चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं चलना चाहिए। तो इस केस में देखो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स लगेगा, मूविंग इन अ सर्कल फोर्स लगेगा, मूविंग पर पाथ फोर्स लगेगा। फोर्स कहाँ नहीं लगेगा, रेस्ट पे फोर्स नहीं लगेगा। और इससे पूछा है कि फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ही होगा, थर्ड में फोर्स नहीं लग रहा है, बाकी सब में फोर्स लग रहा है ना। स्टेशनरी चार्ज में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, चार्ज का चलना जरूरी होता है फोर्स लगने के लिए। फिर अब देखो, अगला प्रॉब्लम है, इन अ कोएक्सियल स्टैंडिंग सॉरी स्ट्रेट केबल, द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरीज इक्वल करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसे समझिए कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जिसमें लूप बना हुआ है, एक अंदर है और एक बाहर है ऐसे, और इसमें करंट जा रहा है, इसमें मान लो डॉट करंट है ऐसे, इस तरीके से बाहर की ओर करंट है, तो इसमें उतना ही करंट है बट कैसा है, क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, इस इनर के अंदर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ दिस करंट, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों करंट मिलके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन है और नेट करंट जीरो हो जाएंगे। मैं लगा रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ, कौन सा लॉ है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। क्लियर है, और ये आई नेट जहां जीरो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। आओ देखते हैं, आउटसाइड द केबल, आउटसाइड द केबल, इनसाइड द इनर कंडक्टर, इनर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, हाँ ये तो सही है। इनसाइड द आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होगा, ये तो गलत है। ओके, इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, ये भी जीरो नहीं होगा। इनसाइड द इनर कंडक्टर,
यहाँ पे जीरो हो सकता है, हाँ यहाँ पे जीरो होगा इनसाइड द, आउटसाइड द केबल भी जीरो होगा यहाँ पे। देखो को एक्सियल स्ट्रेट केबल, सेंट्रल कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर कैरीज इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द केबल, हाँ ये हो जाएगा। इक्वल करंट है तो बाहर भी जीरो होगा, और इनसाइड द इनर कंडक्टर, इसमें ये आउटर कंडक्टर यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ इन दोनों जगह जीरो होगा। इनसाइड द आउटर कंडक्टर जीरो होगा, इनसाइड द आउटर कंडक्टर यहाँ मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्लियर है? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इन बिटवीन द टू कंडक्टर, ये दोनों एक ही बात है, दो कंडक्टर के बीच में जीरो नहीं होगा, तो यहाँ और यहाँ जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है कि एक कोई वायर है, इसकी लेंथ एल है, इसमें करंट आई एम्पियर है, इन बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया, करंट आई है। एक बात बताओ, उसकी पहले रेडियस निकालो, तो टोटल लेंथ एल ही तो 2 पाई आर बनेगा, तो रेडियस किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू, ये बनेगा एल बाई 2 पाई। कितना बनेगा, एल बाई 2 पाई। और अब बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया, और एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी करंट इंटू एरिया कितना है पाई, और आर कितना है एल बाई 2 पाई का क्या होगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आई इंटू पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे एल आई स्क्वायर बाई 4 पाई भी है ना, हमें लगाना क्या है आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। सिंपल, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, एरिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक हमें बताना टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए, एम पता है, और इन द मिडिल ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दे रखा है, करंट उसमें दे रखा है सोलेनोइड में, और परपेंडिकुलर देखा थीटा 90 डिग्री है। एक बात बताओ, कुल मिला के टॉर्क लगेगा उसके ऊपर, और उस टॉर्क को मुझे रोक के रखना है, मतलब उतना ही टॉर्क मुझे लगाना है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आप खुद बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है, और एम की जगह क्या होगा एन आई ए, इंटू बी की जगह क्या होगा म्यू नॉट एन आई, इंटू साइन थीटा कितना होगा साइन 90। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10, करंट कितना है 0.5, इंटू एरिया कितना है, एरिया इज 2 इंटू 10 to the power -4। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 to the power -7, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई करंट इन सोलेनोइड, करंट इन सोलेनोइड इज 3 एम्पियर, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यही है आपका टॉर्क। एसआई यूनिट में ये टॉर्क है। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, ये इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, ये तो खत्म हुआ, ये 10 10 इंटू 10 की पावर -4 10 की पावर-3 हो जाएगा, और ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 4 पाई इंटू 3, ये कितना होगा 12 पाई इंटू 10 to the power-7 न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट में क्या होता है टॉर्क, न्यूटन मीटर में 12 पाई इंटू 10 to the power-7, बस यही करना था। ठीक है, फिर बताओ क्या किया मैंने, टॉर्क इक्वल टू एम बी, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, थीटा 90 लिया क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ था, एम की जगह मैंने एन आई ए किया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट इन द लूप, ए फॉर एरिया ऑफ लूप, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर का लिखना था, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, बस यही करना है आपको। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं E1 एंड E2, मास और चार्ज आर इंजेक्टेड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ E1 इज डबल ऑफ दैट ऑफ E2। और हमसे काइनेटिक एनर्जी का मतलब, देखो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन ही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सिंपल सा मतलब है, दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। अब स्पीड अलग अलग होने से ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई m/क्यूबी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, इन तीनों में स्पीड नहीं आता है ना, स्पीड अलग अलग है इलेक्ट्रॉन का, ये केवल चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या होगी सेम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डबल होना, हाफ होना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता तो भी यही होता। क्लियर, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है।
फिर से सेम प्रॉब्लम है, आपसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये होता है, अगर आपको याद हो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। कोई चार्ज पार्टिकल क्यू बी मैग्नेटिक फील्ड में आर रेडियस से घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। याद होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी बोलते थे। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया, आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स। बस, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ है तो उसका रूट क्या होगा, 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो रेडियस भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो नो चेंज तो गलत है, रिड्यूस बाय 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, रिड्यूस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, रिड्यूस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम लोग को याद था, स्टैंडर्ड केस है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, और एक में 12 एम्पियर की करंट जा रही है और एक में कितने का जा रहा है, 36 का जा रहा है, रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, ये है 50 सेंटीमीटर। ऐसा आपको प्रॉब्लम में गिवन है। अब हमें इस वाले से कितने डिस्टेंस पर जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, नल पॉइंट पूछा गया है वहां का। देखो क्या करोगे आप, नल पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है कि यहाँ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों बराबर है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहले तो इन दोनों की डायरेक्शन देखो, ये अंदर और ये बाहर, दोनों अपोजिट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो पहले की वजह से अब बराबर करने का क्या तरीका होगा, पहले का होगा म्यू नॉट I1/2 पाई, और इनकी डिस्टेंस मान लो x है, 2 पाई आर की जगह x लिख लो। दूसरा क्या होगा, म्यू नॉट I2/2 पाई, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या, ये 50 - x होगा। अब ये सब कुछ कैंसिल होगा, I1 इज 12/x इज इक्वल टू I2 इज 36 डिवाइडेड बाई 50 - x। इसको सॉल्व करो और ये आ जाएगा 50 - x इज इक्वल टू 3x, 4x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर ए, मतलब जो 12 एम्पियर का वायर था वहां से डिस्टेंस थी। अगर यहां से पूछता तो 37.5 होता, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, एक ही है जो ए से पूछा गया था और यही आंसर है आपका। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं हो सकते इसमें, बहुत आसान सवाल था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप रखी हुई है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको बताना है कि इस प्लेन की टेंडेंसी क्या होगी, है ना, इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगा, कि क्या होना चाहेगा। तुम इसके किसी छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करो, इसमें करंट इधर की ओर जा रही है, तो करंट की ओर हाथ करो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, थंब किधर आएगा, इधर की ओर। इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जब तुम यहाँ पे देखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, वैसे ही फोर्स यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यानी जितने भी एलिमेंट कट करोगे सब पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इससे हमेशा दूर की ओर लेके जाएगा। और जब ये दूर की ओर लेके जाएगा तो इसकी अपनी टेंडेंसी किसकी होगी, एक्सपेंशन की होगी, इट ट्राइज टू एक्सपेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अपनी टेंडेंसी ऐसी होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है कि एक वायर है, इसके बगल में लूप रखा हुआ है। ठीक है, अब ये लूप किधर जाएगा, पहली बात, क्या फोर्स लगेंगे नहीं लगेंगे, ध्यान से सुनना। दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगता है, अगर इनके बीच में फोर्स लगता है तो अगर ये करंट जो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो फोर्स अट्रैक्शन का होता है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो फोर्स किसका होता है, रिपल्सन का होता है। क्लियर, एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर वाले में जो फोर्स लगेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको तो सोचना भी नहीं है आपको। ये जो गया और ये, इसके बीच में अट्रैक्शन लगा और इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है। अब हमें ये पूछना है कि जो करंट के बीच में अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये पास में है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। इसका मतलब है यहाँ कम होगा तो रिपल्सन कम होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओवरऑल इसमें नेट अट्रैक्शन लगेगा, है ना। क्लियर, जब कोई कॉइल है इसमें पास वाले वायर को देखा करो, अगर पास वाला पैरेलल है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर पास वाला एंटी पैरेलल है करंट तो ओवरऑल रिपल्सन होगा, और टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि जीरो आएगा। क्लियर, तो इसमें या तो अट्रैक्शन होता है ऐसे केसेस में, या तो रिपल्सन होता है। तो अगर पास वाले वायर में अट्रैक्शन हो रहा है तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन, भाई साहब हम मैग्नेट लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं और वो घूमता है, यही तो पढ़े हो आप, इसका मतलब इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे गैल्वेनोमीटर हो गए या बाकी चीज, ये सभी लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं।
क्लियर। चलिए, अगर उसी में हॉट वायर अमीटर या वोल्ट मीटर होता तब हम लिखते कि इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये एसी वाले चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, अभी तो हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, एक रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज एक्स व्हेन करंट इज डबल्ड एंड रेडियस बिकम हाफ देन द रेशियो विल बी। एक रेशियो है एक्स कोई है और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड को बी और मैग्नेटिक मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या है, बी है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। करंट से करंट कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये करंट तो कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई r क्यूब। म्यू नॉट बाई क्या होता है, 2 पाई r क्यूब। ये है एक्स की वैल्यू। तो अब सोचो क्या ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ओनली डिपेंड्स ऑन आर। तो एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, और हमने r को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। अब हमें करंट से कोई मतलब ही नहीं, करंट पे डिपेंड ही नहीं करा। r को हाफ करेंगे तो 1/1/2 का क्या करोगे, क्यूब। तो क्या ये 8 आ जाएगा, है ना। यानी जो भी वैल्यू होगी वो अपनी इनिशियल वैल्यू की 8 टाइम्स हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी बस। अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। देखो, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इफ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी। अब एक बात बताओ, रेडियस किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है अंडर रूट ऑफ 2m k/q_b, mv/q_b। mv को अंडर रूट 2m k लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m/q। ठीक है, अब मुझे इसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक है न्यूट्रॉन। इन दोनों के बारे में बात करना है। रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट मास m, प्रोटॉन का मास m, चार्ज q, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 2m, और चार्ज q बराबर होता है m/q कैंसिल होगा, और ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, 1:√2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1:√2, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी सेम था, जो सेम होगा, अगर मोमेंटम सेम होगा तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम होगा तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सबका फॉर्मूला आपका लिखा हुआ, आई होप कि आपको याद होगा ये। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक आधा सर्कल है, एक 1/4 सर्कल है, एक 1/4 सर्कल है, और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ऐसे केसेस में जो पास वाला कॉइल होता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। बाहर का मतलब होता है डॉट, यानी ये क्रॉस गलत है, ये भी गलत है, पहले और दूसरे में से कोई आंसर होगा। अब सुनो, टोटल सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। आधे का होता है म्यू नॉट आई बाई 4r, और 1/4 का कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 8r। तो इसका म्यू नॉट आई बाई 8r, इसका म्यू नॉट आई बाई 8r ऐड होंगे, और ये म्यू नॉट आई बाई 4r सब्ट्रैक्ट होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख रहा हूँ। ओके देखो, म्यू नॉट आई बाई पहले क्या होगा 8r, प्लस म्यू नॉट आई बाई 8r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह यहाँ पे 2r, इसकी रेडियस 2r है। ठीक है, और इसमें से माइनस म्यू नॉट आई बाई 4, और r की जगह किसके इक्वल लिखोगे, 3r। ये है वी नॉट आई बाई क्या लिखेंगे, 3r। ये है पूरी कहानी। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसमें से आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है ये 8 है, ये 16 है, 12 है, 48 आएगा बच्चा, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बना लेना है इसको। चलिए अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। देखो, ओहो ये तो आना ही था, देखिए ध्यान से। दो बार सवाल आएंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ का आता है, और एक मैग्नेटिज्म में आता है एम्पियर सर्किटल लॉ का। गॉस लॉ में जब आप करते थे क्लोज इंटीग्रेशन E.ds इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ करते हैं। अंदर का जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर और बाहर दोनों चार्ज की वजह से होता है। याद रखना, चार्ज अंदर का होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों का होता है। सिमिलरली क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड में, करंट तो लूप के अंदर का होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर सबकी वजह से होती है, वो नेट होता है। तो ये पूछा गया था इन दिस फॉर्मूला B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, मैग्नेटिक फील्ड B इज ड्यू टू आउटसाइड द लूप ओनली, इनसाइड द लूप ओनली, बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द लूप। क्या ये थर्ड सही है,
क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड नेट होता है, करंट केवल अंदर का लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, ध्यान से देखो। ये बताओ आर बाई आर हो जाने से ये आर हट जाएगा, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब जब ये खत्म ही हो गया तो ये क्या बचा, आर आर टू आर, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर टू आर, 3 बार है, तो ये जानते हैं क्या होगा, एक तो आर होगा और एक जो ये तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2R/3, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट, ये होगा आर प्लस 2R/3। आंसर इज 5R/3। ये है आपका फाइनल आंसर, आंसर इज 5R/3। ठीक है, चलो लगता है ये आप लोग का पेपर आसान साइड है भाई, स्कोरिंग रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया होगा। देखिए अभी तक तो सब सही जा रहा है, अभी तक आपको कोई ऐसा सवाल नहीं मिला जिसमें आप लेंदी हो या फिर आप फंस सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये एक्चुअल नीट का पैटर्न है, ऐसा नीट में होता है, कभी कभी एक दो सवाल इधर उधर से आ जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही होगा कि आप उन सवालों को छोड़ दीजिए, या फिर आप किसी दूसरी बार जब सारा पेपर कर लेते हैं तब आप अटेम्प्ट करिए। अभी तक सब कुछ सही जा रहा है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अभी देखो इसमें क्या बोला गया है कि पावर डिसिपेट इन 12 ओम रजिस्टर इज 12 ओम इज 12 वॉट। इसमें तो पावर किसके इक्वल होता है, पावर तो आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर क्या होता है आर, और ये पावर है, पावर भी 12 है, आई का पता नहीं और आर भी 12 है, इसका मतलब आई 1 एम्पियर है, ठीक है। इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है, क्लियर है। अब इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है तो ये और ये पैरेलल में है, इसका 12 वोल्ट पोटेंशियल 12 वोल्ट आएगा तो इसमें भी 12 वोल्ट आएगा। इसमें जानते हो कितना करंट जाएगा, इसमें जाएगा 3 एम्पियर की। रेजिस्टेंस अगर आधा होगा तो करंट डबल हो जाता है, रेजिस्टेंस 1/3 तो करंट ट्रिपल हो गया, क्लियर। अब इसमें 3 एम्पियर की करंट जा रही है, हमें बताना है इस 3 ओम में कितना पावर है। ये बताओ 3 ओम में पहले करंट बताओ कितना है, करंट है 3 + 1 जो 4 आया है वो तो यहीं से आया होगा ना, यहीं से आया होगा, तो यहाँ से 4 आके इस दो पार्ट में चला गया, डन। अब ये जो 4 है, 4 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 3। अब बताओ इसकी जो पावर होगी ये तो आई स्क्वायर आर होगा ना, आई की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R3, ये कितना होगा 16 इंटू 3, इसके इक्वल आ जाएगा 48 वॉट। कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को बताना है कि 3 बल्ब हैं, इनकी पावर P है, इनकी पावर P है, इनकी भी पावर P है, ये रेटेड पावर है PR PR PR, ठीक है। हम इनको मानेंगे रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। रेटेड पावर किसके इक्वल होता है आपको भी बता देते हैं, ये रेटेड पावर जो होता है, रेटेड पावर इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज VR² बाई क्या होता है R। तो यहाँ से तुम इसको मानो कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एक ऐसे एक R है, क्लियर है, एक और आर है, और यहाँ पे एक और क्या है आर है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लें। और अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 प्लस आर, क्या ये 3R/2 होगा, आर इक्विवेलेंट। अब बताओ जो पावर कंज्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, V² बाई आर, आर की जगह क्या लिखोगे 3R/2, और सुनिए V²/3/2, जहां आर है, जहां आर है उसकी जगह आप V²/P लिख सकते हैं ना, V²/P, V है रेटेड पावर है, V ही 120 वोल्ट का ये बल्ब है और 120 ही लगाए हैं तो V और VR बराबर था, V से V कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2P/3। यानी जो भी आप पावर लगा रहे हो P, अगर पावर इनका P है तो हमें जो आउटपुट पावर मिल रहा है वो 2P/3 मिल रहा है ना। और जब 2P/3 मिला, P कितना है, P है 60, तो आउटपुट पावर P डैश इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 60 वॉट। 2/3 टाइम्स ऑफ 60 वॉट कितना होता है, ये होता है 40 वॉट। कितना होता है 40 वॉट। हमने बल्ब को रजिस्टर की तरह माना, ठीक है, तो एक रजिस्टर की तरह माना और इसका ओवरऑल पावर निकाल दिया, ये आया 2V²/3R, और V²/R तो रेटेड पावर था, उसकी वैल्यू हमने 60 पुट कर दी, 2/3 ऑफ एक्चुअल वैल्यू पावर कंज्यूम कर रहा है ये। आगे देखते हैं, देखो हमारे पास 6 आइडेंटिकल सेल हैं, 6 सेल्स हैं, ओके, और सबका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और सबको सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया। बस क्या हुआ कि एक ऐसा सेल है जिसको रिवर्स पोलरिटी में ज्वाइन कर दिया गया, क्लियर। तो बच्चे कितने, 5, 5 एक साथ जुड़े हुए हैं और एक जो है वो उल्टा जुड़ा हुआ है, और उसके अक्रॉस हमें क्या बताना है, करंट बताना नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बता देंगे अभी के लिए। पहले उसमें करंट बताओ, तो ये बताओ 5E था, उसमें एक E उल्टा हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ कितना होगा 5E माइनस E। 6 थे, 6 में से एक उल्टा था तो 5 तो सीधे थे ना, तो 5 का 5E
माइनस ऑफ ई जो आपने पोलरिटी रिवर्स की है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल सबका रेजिस्टेंस आर 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 मान लेते हैं, दिया भी है आपको, तो टोटल 6R ये आपका रेजिस्टेंस है। तो क्या इसमें करंट 4E/6R हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये आएगा 2E/3R। देन अब पोलरिटी ऑपोजिट है और बाकी बैटरी मिलकर उसको चार्ज कर रहे होंगे, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो किसके इक्वल होगा? E-IR नहीं होगा, E+IR होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, वो ऑपोजिट पोलरिटी में है। तो ईएमएफ है उसका E प्लस I कितना है 2E/3R इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E प्लस 2E/3। आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 5E/3। आंसर किसके इक्वल होगा? 5E/3। क्लियर हुआ? बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, बेसिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे एक बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे बोला गया है गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम रेजिस्टर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.01 एम्पियर करंट। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू द कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10। एक बात बताओ, संट रेजिस्टेंस लगाएंगे, संट रेजिस्टेंस लगाने के लिए संट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाई I माइनस IG, ये आपको याद है। ठीक है, और ये पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल ही लगाएंगे, सीरीज तो नहीं लगाएंगे, सीरीज लगाएंगे तो वोल्टमीटर बनता है, मीटर नहीं बनता है। IG की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर की करंट है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 99 अपॉन I माइनस IG, टोटल करंट है 10, 10 माइनस 0.01 ये हो जाएगा 9.99 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लो और इसे निकाल लो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये मुझे लगता है ये 10 है अप्रोक्सीमेटली 100, ये पहला ही आंसर हमको लगता है कि आ जाएगा, एक बार के लिए सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं। एक सेल है, इसका ईएमएफ है 1.8 वोल्ट और ये करंट देता है 17 एम्पियर का व्हेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.06। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताना। देखो ध्यान से, एक सेल ऐसा है और इसको हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अभी रजिस्टर किसका है? अमीटर का है, वोल्टमीटर का, इससे आप परेशान मत हो। ओके, एक बस रजिस्टर है R और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.06, 0.06 और इसका हमें ईएमएफ दे रखा है 1.8, 1.8 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। एक बात बताइए, इसमें और करंट आपको दे रखा है 17 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे ईएमएफ दे रखा है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज। एक बात बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे लिख लो, करंट इन दी सर्किट लिखो, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, बस यही है सर्किट इक्वेशन। आई की वैल्यू है 17, ईएमएफ किसके इक्वल है? ईएमएफ इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 0.06 और प्लस आर। ये आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आर बहुत कम आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है और कुछ बेसिक डिटेल दे रखी है। इलेक्ट्रॉन टेक्स 40 into 10 to the power 3 second to drift from one end of metal to another end of length 2 मीटर। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 2 और टाइम है 40 into 10 to the power 3 सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है आपको। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए किसके इक्वल होता है? ये है 4 mm स्क्वायर, यानी 4 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल गया। एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर। करंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1.6 एम्पियर के इक्वल होगी। ठीक है, और हमसे पूछा गया नंबर डेंसिटी किसके इक्वल होगा। एक बात बताओ, फॉर्मूला लगा दो ना, I इक्वल टू किसके इक्वल होता है? NEAVD। मुझे नंबर डेंसिटी बतानी है, तो क्या ये N बाई EAVD होगा? बस कंप्लीट हो गया। I की वैल्यू बताओ कितना है? 1.6 अपॉन E। E is चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया आपको अभी लिखाया था मैंने 4 into 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मुझे लगता है ना ये आएगा, हाँ ये मुझे याद है, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, बना लेना इसको। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे ऐसे समझिए, एक एक रजिस्टर है 1, ये 7, तो इसका रेशियो 1:7 आएगा।
ये 3 है, ये 21 है, फिर ये भी 1:7 है। इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल बराबर है और इस पिन में कोई करंट नहीं जाएगा। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं क्या है। देखो प्रॉब्लम दे रखा है कि बैटरी से करंट 4 एम्पियर आ रहा है। इफ 10 ohm resistor is replaced by 20 ohm, then current drawn by 20 ohm from the circuit will be। अगर इस 10 को हटा के 20 रख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल बराबर है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसके बीच में कौन सा डायगोनल रेजिस्टर लगा रहे हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप रेजिस्टर्स कुछ भी लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से करंट हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो उस जो डायगोनल रेजिस्टर है उसमें कितना करंट जाएगा? जीरो जाएगा। और पूछता है कि सर्किट से कितना आएगा, तो सर्किट में भी कोई करंट चेंज नहीं होगा, आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर? उस डायगोनल रेजिस्टर के चेंज होने से फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? अब आते हैं, दो आपके पास वायर है जिसमें 8 एम्पियर और 6 एम्पियर की करंट जा रही है। एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 8 एम्पियर और एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है 6 एम्पियर। और हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट है 2 एंड 4, यानी कि एक्स डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई से डिस्टेंस है 2 और वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स से डिस्टेंस कितना है? 4। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्लियर? अब सबसे पहले ये पहचानो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की ओर आएगा और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएंगे, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, B इक्वल टू क्या होगा? B1 माइनस B2। और B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई, पहला आई है 8 बाई 2 पाई आर, ये डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर है 4 माइनस म्यू नॉट 8 का, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा था 8 एम्पियर का और वाई डायरेक्शन में 6 का जा रहा था। ये 8 है, ये 6 है, कोऑर्डिनेट है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 2, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है, कोई बात नहीं, ये आपका आंसर है। और माइनस ऑफ म्यू नॉट, दूसरा करंट कितना है? 6 अपॉन 2 पाई आर, आर कितना हो जाएगा? 3। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लो। इसमें हमको कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। दो लॉन्ग वायर्स हैं कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 6 एम्पियर अलोंग एक्स एंड वाई। एक्स की तरफ जा रहा है 8 और वाई की तरफ जा रहा है 6। पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2i एंड 4j। 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, 2 है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो जब तुम डिस्टेंस रखते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हो, ठीक है, गुड। तो इसके बाद अब इसे म्यू नॉट और बाकी चीजों की वैल्यू रख के क्या करोगे आप? सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है दो आयंस हैं और masses है 4 AMU and 16 AMU। They have charges of 2e and 3e। मास अलग अलग है, चार्ज अलग अलग, Q by M दे रखा है। दो जाइनर passes through the region of constant perpendicular magnetic field और kinetic energy सेम है, तो क्या होगा? देखो एक काम करते हैं, the lighter one will deflect less as compared to the heavier one। lighter ion will deflect more than the heavier ion। both will deflect equally and no one will deflect। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि पूरा सर्कल नहीं बना रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर आर्क तो बनता है। तो आपको पता है कि अगर इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन साइन थीटा जो होता है डी बाई आर होता है। क्लियर? अब आर क्या होता है? उसका रेडियस। रेडियस किसके इक्वल होता है? ये होता है एम वी बाई क्यू बी। या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो डी क्यू बी बाई अंडर रूट ऑफ 2m k। क्लियर है? इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसका मतलब जो साइन थीटा है, डिफ्लेक्शन का एंगल है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन चार्ज बाई अंडर रूट ऑफ मास एम। जिसका चार्ज बाई अंडर रूट ऑफ मास एम ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो पहले पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 है, बाई अंडर रूट एम का मतलब 4 है। और दूसरे का क्या है? चार्ज है 3 और अंडर रूट एम कितना है? 16। ये बताओ ये कितना होगा? ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। कौन ज्यादा है भाई? ये पहला वाला ज्यादा है, 3/4 से 1 ज्यादा है। इसका मतलब कौन है? ये 4 किसका ज्यादा है? लाइटर पार्टिकल का। यानी लाइटर पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हैवियर पार्टिकल। क्लियर है? डिफ्लेक्शन की वैल्यू बस बतानी थी कि कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन साइन थीटा इक्वल टू डी बाई क्या होता है? आर होता है। अगला एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, सर्कुलर मोशन करेगा। इसमें बोला गया कि जो भी रेडियस है आपका बनेगा, रेडियस रेडियस बनेगा एम वी बाई क्यू बी। ये रेडियस बनेगा, बट यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो रेडियस से ज्यादा दी है।
इसका मतलब है कि ये इसके पहले ही मुड़ जाएगा और मुड़ के पूरा आधा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब आधा सर्कल कंप्लीट करने का मतलब जैसे आया था वैसे चला जाएगा। क्लियर है? और जब चला जाएगा तो डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब 180 डिग्री का डेविएशन। आपसे पूछा गया है द पार्टिकल विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ बाय एंगल, तो sin थीटा इक्वल टू डी बाई आर लगाते हैं जब इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ तो सफिशिएंट है, मुड़ने के लिए पूरी जगह है, तो पूरा पूरा मुड़ जाएगा और वापस आपका 180 डिग्री मुड़ के एक कंप्लीट आधा सर्कल करके अपने पाथ पे वापस चला जाएगा। जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, 180 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है? एम्पियर सर्किटल लॉ पे प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। इसमें पहले लूप की डायरेक्शन में कुछ दिया नहीं है, पढ़ लेते हैं। मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब मैं ऐसे चलूंगा इस तरीके से। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान से देखना, हमें ऐसे घुमाना है और जो ऊपर की ओर करंट है वो पॉजिटिव होगी, जो अंदर की ओर होगी नेगेटिव होगी। सवाल आसान है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन दे रखा है, फिर आपको सोचना भी नहीं है। ये बताओ I3 और I1 ये दोनों पॉजिटिव है, आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं। ये I1 और I3 दोनों पॉजिटिव है और I2 क्या है, नेगेटिव होगा। तो B डॉट डीएल जब आप लगाओगे तो इस B डॉट डीएल की वैल्यू होगी म्यू नॉट। I1 I3 प्लस में होंगे और I2 माइनस में होगा, ऐसा केवल फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ हॉलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट पाइप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, एक कोई पाइप है और अंदर से हॉलो है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे। ध्यान से देखना, अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी बिकॉज ऑफ द करंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के, देखो बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पाइप इज नॉट जीरो। यहाँ तो जीरो है, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज जीरो। नहीं भाई, यहाँ जीरो नहीं है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज जीरो, रुक जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाइप इज जीरो, नहीं, सरफेस पे करंट जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। करंट है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर में करंट कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो सरफेस पे करंट जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो बचा कौन सा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज जीरो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर ऑफ करंट कैरिंग 10 एम्पियर करंट दे रखा है, एंगल थीटा 45 डिग्री है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है। तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बताइए, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, मुझे फोर्स नहीं, फोर्स बाई लेंथ निकालना है। क्या ये आई बी साइन थीटा होगा? आई किसके इक्वल है, आई है 10 और बी कितना है 0.2 और साइन थीटा यानी साइन 45 ये किसके इक्वल होता है 1/√2। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/√2 या फिर √2 न्यूटन पर मीटर। ये आंसर है आपका, √2 नहीं दिया, 2/√2 दिया है, इसका मतलब दूसरा आंसर है। क्लियर? चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमें इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और ये 1/6 सर्कल, टोटल 360 होता है 1/6, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360, 60/360। क्या ये 1/6 हो जाएगा और ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 12r। कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 12r। अब सुनो, ये जो r रेडियस है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और 2r की वजह से बाहर होगा, तो नेट डोमिनेटिंग कौन होगा, जो छोटा रेडियस होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन हो सकता है, आउट ऑफ द प्लेन गलत है, आउट ऑफ द प्लेन गलत है। अब हमें आंसर ढूंढना है कि यहाँ 24 है या 12 है। क्लियर? अब एक एक को सॉल्व करो, दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस होंगे, B1 माइनस B2। अब बताओ B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 12r, 12r माइनस म्यू नॉट आई बाई 12r की जगह r 12 इंटू 2r हो जाएगा, यानी ये 24r हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 24r, ये बना आपका म्यू नॉट आई बाई क्या बना 24r, म्यू नॉट आई बाई 24r इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, इसमें कुछ करना भी नहीं था। क्लियर? बेसिक बेसिक फॉर्मूला था। तो एक तरीके से पूरी बात करें कि पेपर कैसा था, मुझे लगता है कि ये पेपर आपके लिए आसान रहा होगा, अच्छा किए होंगे आप लोग। क्लियर है? ओके। और नीट के एकदम आसपास ही था, कुछ भी एक भी सवाल मुझे नहीं लगा कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है या कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ है। एक इजियर साइड पेपर था। ठीक है, बाकी क्या था आप लोग बताइएगा कैसा रहा। ठीक है, एग्जाम कैसा रहा। चलो मिलते हैं अगली बार। ठीक है, चलिए, थैंक यू।